हेलो एवरीवन, आई एम मीना भारद्वाज एंड वेलकम टू द लुमिनेंट आईज अकेडमी। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं वीडियो का। तो मिडिवल हिस्ट्री का एक तरह से हम एंड कर चुके हैं एंड ये जो पार्ट होगा एक्चुअली ये दोनों का ही पार्ट है, मॉडर्न का भी और मिडिवल का भी। ओके, यानी मराठा एम्पायर की बात करते हैं। तो हमने जो लास्ट वीडियो की थी उसमें औरंगजेब के बारे में पढ़ा था, जो कि लास्ट रूलर तो नहीं कहेंगे मुग़ल एम्पायर का, क्योंकि उसके बाद भी सक्सेसर आए थे। ओके, यानी सक्सेशन ऑफ थ्रोन शुरू हो गया था, लेकिन वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो औरंगजेब को एक स्ट्रॉन्ग एक लास्ट रूलर माना जा रहा है मुग़ल एम्पायर का, यानी जो मुग़ल एम्पायर था वो लास्ट वहीं तक था। उसके बाद आए थे लाइक जैसे कि बहादुर शाह वन, उसके बाद जानदार शाह, फ़ारूक शेर, मोहम्मद शाह के टाइम पे नादिर शाह, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ओके, तो वो लेकिन उसका कनेक्शन मराठा से है। तो कुछ रूलर आए थे लास्ट। अगर हम रूलर की बात करें जो मुग़ल जो शासक रहे, उनमें सबसे जो लास्ट थे वो बहादुर शाह टू को माना जाता है। ओके, बाद में लेकिन ब्रिटिश तब तक आ गए थे, तो वो एक तरह से पेंशन पे ही रहे थे, तो उतने स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं थे। तो मेन तो जो थे वो औरंगजेब तक थे। तो उसके बाद एक तरह से डिक्लाइन ऑफ मुग़ल होना शुरू हो गया था। बहुत सारे रीजंस थे। ओके, सबसे मेन तो जो उस टाइम का पार्ट माना जाता वो डेक्कन, यानी डेक्कन की तरफ, दक्षिण की तरफ बढ़ना किसका, औरंगजेब का, वो उन्हें बहुत भारी पड़ा था। उसका रीज़न क्या था कि वहाँ के यानी बीजापुर, गोलकोंडा एंड मराठा जो थे, जो मराठा एम्पायर थे एक तरह से, या हम कहें कि जो पूना या महाराष्ट्र वाला पार्ट था वो एक तरह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका था, जो कि मुग़ल की पहुंच से अब बाहर हो चुका था। क्योंकि मराठा का एक उदय हो चुका था। तो नेक्स्ट पार्ट हम मराठा के बारे में करते हैं एंड ये दोनों का ही पार्ट है, क्योंकि जब हम शिवाजी के बारे में बात करते हैं तो औरंगजेब की भी बात आती है, एंड जब हम एंग्लो मराठा वॉर की बात करते हैं तो एंग्लो यानी कि जो हमारे जो ये ब्रिटिश थे, ओके, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये एक तरह से मॉडर्न का भी पार्ट है। तो अभी जो हम स्टार्ट करते हैं, अब मेन थिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, हम एक स्टोरी बेस करने की वजह से बहुत सी चीज़ें अनवांटेड करने की कोशिश करते हैं, और ये सबसे मेन हमारा एक तरह से हम कहें कि डिले होता है, या हम कहें कि टाइम लगता है हमारी जो सिलेबस को कवर करने में। ओके, तो आज जो हम करेंगे, आई नो कि मैं जानती हूँ आपको बहुत ज़्यादा कि हम मराठा का बहुत ज़्यादा रोल था, बिल्कुल था, लेकिन अगर हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड की बात करें तो जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो हम कवर करेंगे। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि करनी ज़रूरी नहीं है अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो। तो यहाँ पे जो हम मराठा के बारे में कवर करेंगे, नो डाउट वो इम्पोर्टेंट होगा, कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन स्किप नहीं की जाएगी, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हम एक्स्ट्रा जो है फैक्ट जो कि ज़रूरी नहीं है या अब तक एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए हैं वो ना करें। ओके, एंड स्टिल रहता भी है, तो जैसा मैंने आपको कहा है कि रिवीजन वीडियो में मिडिवल हिस्ट्री के एंड जो क्वेश्चंस करेंगे यूपीएससी के, मिडिवल हिस्ट्री के एंड एसएससी के, उसमें कवर करने की कोशिश हम करेंगे। ओके, अदरवाइज़ इतनी इन्फॉर्मेशन तो याद रखना पॉसिबल भी नहीं होता है, तो क्यों ना हम जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसे कवर करें, उसे याद करें, और हम टाइम रहते अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। ओके, तो मेन पार्ट करते हैं। ऐसी एक तरह से मेन जो पॉइंट है वो करवाने का रीज़न ये भी है कि हम जल्दी से आगे बढ़े, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में हम डिले कर बैठते हैं एंड हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसमें टाइम लगता है। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता चुकी हूँ कि औरंगजेब। ओके, उसके बाद हम जो करते हैं मराठा के बारे में करते हैं, शिवाजी के बारे में करते हैं। मेन रोल आता है गोलकोंडा, बीजापुर एंड मराठा का। ओके, तो शिवाजी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम मराठा की बात करते हैं। तो शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में। कहाँ पे हुआ था? शिवनेर फोर्ट में हुआ था। ओके, एंड उनके बाद उन्होंने इनहेरिट किया था जो जागीर थी वो पूना की, उसे इनहेरिट किया था किससे? अपने पिता शाहजी भोसले से। उनकी माता का नाम था जीजाबाई। ओके, नेक्स्ट फिर उनके दादाजी की जो भी प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने इनहेरिट की थी 1637 में। तो उन बोर्न कब हुए थे शिवाजी महाराज? 1627 में। 1637 में से एक क्रोनोलॉजी मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपको याद रखने में इजी रहेगा। 27, 37, 47
तो यहाँ पे जो थी इनहेरिट की थी किससे, अपने पिता से, पूना। यानी जो जागीर थी उनकी पूना की, वो इनहेरिट की थी, यानी उस पर एक तरह से उसे अपने उस पर रूल करना शुरू कर दिया था, ओके, या उनके राजा वो बन गए थे। नेक्स्ट हम बात करें तो जो उनके दादाजी थे उनकी जो जागीर थी, यानी उसके बाद एक तरह से इनहेरिट किया था उन्होंने, जो बाकी प्रॉपर्टीज़ थी जो उनके दादाजी वगैरह के नाम भी थी, तो उस पर किया था। अच्छा, 27, 37, 47 एक और चीज़ वैसे इससे पहले भी है कि उन्होंने, ये 1657 है, ओके, ये मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको ये याद रहेगा 27, 37, 47 एंड 57। यहाँ पे क्या किया था, जो बीजापुर के यानी फोर्ट थे, हिल्स फोर्ट थे वहाँ पे कोंकण रीजन में, उन पे एक तरह से कॉन्कर किया था, उन पे अटैक किया था और उन्हें कॉन्कर कर लिया था, ओके। तो इसलिए 1657 मैंने आपको यहाँ पे करवाया। लेकिन उससे पहले वो रायगढ़, यानी जिसे राजगढ़ भी कहा जाता है, कोंधाना जिसे सिंगढ़ भी कहा जाता है, तोड़ना के जो फोर्ट थे उन पे कब्ज़ा कर चुके थे। साथ ही उन्होंने उसके बाद जावली जो रीजन था उसको भी जो वहाँ के रूलर थे, मराठाई रूलर थे, उनसे एक तरह से कॉन्कर कर लिया था। एंड उसके बाद एक तरह से मावला रीजन में भी वो उनकी पावर देखने को मिली थी, ओके। तो औरंगजेब के साथ, क्योंकि औरंगजेब को भी पता ही था कि मराठा का उदय हो चुका है, वो उनके लिए खतरा बन चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया था कि भेजना शुरू कर दिया था, यानी कि अपने जो हम कहे कि उनके जो आदमी थे उन्हें मारने के लिए भेजना शुरू कर दिए थे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो उन्होंने भेजा था अफजल खान को, ओके। तो अफजल खान का नाम आता है, लेकिन उसे क्या किया था, मार दिया गया था। किसने, शिवाजी महाराज ने मार दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उसके बाद शस्ता खान को भेजा गया था, लेकिन यहाँ पे जो शिवाजी महाराज थे उन्हें हार का सामना करना पड़ा था एंड एक तरह से पूना उनके हाथ से चला गया था, जो कि उनके कब्जे में था, ओके। तो यहाँ पे जो एक ये किया, 1627 में जन्म हुआ, पूना इनहेरिट की, ठीक है, जो उनके दादाजी थे उनसे इनहेरिट किया था, ओके। फिर उसके बाद 1657 में कॉन्कर किया था क्या, बीजापुर, जो बीजापुर फोर्ट थे, बीजापुर फोर्ट्स को कॉन्कर किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 16 उसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, 16 एक तरह से 64 में क्या हुआ था कि एक तरह से उन्होंने सूरत को प्लंडर कर लिया था, यानी सूरत को अपने कब्जे में ले लिया था, ओके। यानी अफजल खान को भेजा था, उसे हरा दिया था। उसके बाद क्या किया था, 1664 में सूरत को अपने कब्जे में ले लिया था। एक तरह से सूरत को प्लंडर्ड कर लिया था और उस पर कब्जा कर लिया था, ओके। इसके बाद 2 बार किया था सूरत पे कब्जा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो मेन आता है कि 64 के बाद 70 में 1670 में फिर से उस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इसके साथ ही चाहो तो आप इसके साथ लिख सकते हो कि 2 बार किया था, एक बार तो 1664 में किया था और उसके बाद 1670 में किया था, सूरत को यानी उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब जब शस्ता खान ने एक हरा दिया था किसको, शिवाजी महाराज को, तो उसके बाद क्या हुआ था कि पूना उनके हाथ से चला गया था। अब भी औरंगजेब यानी नहीं मान रहा था, या हम कहें कि मुग़ल जो थे वो नहीं मान रहे थे एंड उन्हें पता था कि वो एक तरह से खुद को मतलब मुग़ल के हवाले करने वालों में से नहीं है, क्योंकि शिवाजी एक बहुत ही महान योद्धा माने जाते हैं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं, एक ब्रिलियंट, एक इंटेलिजेंस उनकी थी अपनी एक रूलिंग को चलाने में, अपने जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको एक तरह से कॉन्कर करने में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल एक उन्होंने प्ले किया था एक तरह से मुग़ल को उखाड़ फेंकने में, ओके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे मराठा उस टाइम पे जिनका उदय हुआ था। तो यहाँ पे इसके बाद क्या होता है कि एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है 1665 में, 1665 में जब राजा जय सिंह को भेजा जाता है, ओके, औरंगजेब भेजता है, तो राजा जय सिंह समझ जाते हैं कि यहाँ पे युद्ध करने से अच्छा होगा कि एक ट्रीटी कर ली जाए, ओके। तो वो जानता था, वैसे तो पूरी तैयारी के साथ आया था एंड फिर उसके बाद एक ट्रीटी की जाती है, और वो जो मेन ट्रीटी होती है, ओके, वो क्या होती है, पुरंदर ट्रीटी। पुरंदर ट्रीटी आपने बहुत सुना होगा,
ठीक है, जिसमें आप कोंधाना या सिंगड़ का जो हम अभी पीछे हमने सुना था, तो वो पुरंदर ट्रीटी के ही तहत हुआ था। ओके, तो यहाँ पे जो एक पुरंदर ट्रीटी हुई थी वो कब हुई थी? 1665 में हुई थी। तो आपको ये याद रखना है। ओके, क्रोनोलॉजी एक तरह से आप याद रख सकते हैं कि 1664 में सूरत पर फिर से सूरत पे कब्ज़ा करने के बाद क्या किया था कि राजा जयसिंह को भेजा गया था। एंड उसके साथ हम कहेंगे कि राजा नहीं था जयसिंह उस टाइम पे, लेकिन एक तरह से हम कहें जनरल था उसका, औरंगजेब का। तो वो ट्रीटी के लिए आया था, प्लंडर ट्रीटी के लिए आया था, तो एक तरह से पुरंदर ट्रीटी के लिए आया था। तो वो कब थी? 1665 में। तो पुरंदर ट्रीटी हुई थी, इसमें क्या था कि 35 जो फोर्ट थे वो किसके अंडर थे? शिवाजी महाराज के अंडर थे। एंड लेकिन इस ट्रीटी के तहत उन्हें एक संधि थी। ओके, ट्रीटी मतलब संधि के तहत उन्हें क्या करना पड़ा था कि जो 23 किले थे, 23 फोर्ट थे, वो देने पड़े थे मुग़ल को। एंड एक तरह से उनका कब्ज़ा हो गया था। साथ ही उसके बाद जो 12 बचे थे वो एक शिवाजी के अंडर रह गए थे, लेकिन वो एक तरह से छोड़ने का मतलब था कि बहुत सी सर्विसेज एंड कंडीशंस के बाद वो शिवाजी को सौंपे गए थे। ओके, तो एक तरह से और भी बहुत सी कंडीशंस लगाई गई थी, लेकिन यहाँ पे अगर जो मेन चीज़ देखें तो मेन जो उनके फोर्ट थे वो अब किसके पास थे? मुग़ल के पास थे। ओके, तो इसमें उनके पास 35 फोर्ट थे, जिसमें से 23 जो थे वो दे दिए गए थे। ओके, मुग़ल के अंडर चले गए थे, और जो 12 थे वो किसके अंडर आ गए थे? वो शिवाजी महाराज के। साथ ही जो उनके माइनर सन थे संभाजी, उनको भी मनसब पे रखा गया था। 5000 मनसब उन्हें दिया गया था, एंड वो उन्हें उस पर ही एक तरह से सर्वाइव करने के लिए कहा गया था। ओके, तो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है मराठा का, एंड वो कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि उसके बाद 1666 में आगरा गए थे शिवाजी महाराज, और वहाँ पे उनको कैद कर लिया गया था, लेकिन वो वहाँ से किसी तरह से बच निकले थे। ओके, वहाँ से बच निकलने के बाद 1666 में जब उन्हें कैद किया गया, वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने क्या किया? 1670 में फिर से सूरत पे कब्ज़ा किया, और वहाँ पे फिर से जो मुग़ल थे उनके अगेंस्ट रूलिंग प्लानिंग एक तरह से अपना एडमिनिस्ट्रेटर चलाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट 1670 के बाद क्या हुआ था कि 1674 में उन्होंने रायगढ़ या हम कहें कि राजगढ़ में एक तरह से टाइटल एज्यूम किया था छत्रपति का। ओके, तो 1665 में पुरंदर ट्रीटी हुई थी, किसके बीच? जयसिंह एंड शिवाजी महाराज की। जयसिंह एक तरह से औरंगजेब की तरफ से भेजा गया था। तो नेक्स्ट 1660 में उन्हें इम्प्रेजन किया था, कैद वो बच निकले थे वहाँ से। उसके बाद 1674 में 70 में फिर से सूरत पे कब्ज़ा कर लिया था। ओके, एंड 1674 में उन्होंने जो टाइटल था वो अज्यूम किया था एक तरह से रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी के नाम से उन्हें हम जानते हैं। तो जो छत्रपति टाइटल था वो एज्यूम किया था कहाँ पे? रायगढ़ में 1674 में। ओके, एंड उसके बाद उन्होंने काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, मुग़ल के अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी एक्सपेडिशन किए। ओके, साउथ तक, यानी एक तरह से कार्नेटिक रीजन तक वो उन्होंने एक्सपेडिशन किए, और बहुत जो जगह थी एक तरह से उनको अपने कब्ज़े में ले लिया। तो यहाँ पे, और उसके बाद 1680 में उनकी डेथ हो गई। ओके, जब वो एक्सपेडिशन करके लौट रहे थे तब उनकी डेथ हुई थी। तो यहाँ पे 1680 में उनकी डेथ हो गई। ओके, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी टाइटल, छत्रपति टाइटल उन्होंने अज्यूम किया था। एंड 1670 में सूरत को फिर से सेकेंड टाइम किया था, पहले 1664 में, फिर 1670 में। ओके, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इसके बाद एक तरह से ये तो ठीक है, उसके बाद जो उससे भी पहले जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में बात करते हैं। ओके, लाइक हम 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट जो इसके बाद पढ़ते हैं, ये तो है ही कि उनका एडमिनिस्ट्रेटर का पार्ट है। अच्छा, इनके बाद जो सक्सेसर आए हैं
वो उतने इम्पोर्टेंट रोल उनका नहीं रहा है, उनके बारे में हम इतना अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना नहीं आता है, ओके, कि उनके बाद कौन आया था। लेकिन उनके बाद जो आए उनके साथ कौन सा युद्ध हुआ, कौन सा बैटल हुआ, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो वो जो हम पार्ट पढ़ते हैं वो एंग्लो वॉर पढ़ते हैं, वो मॉडर्न के स्टार्टिंग में हम कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है उनका एडमिनिस्ट्रेटर आता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर में सबसे मेन चीज़ जो हम पढ़ते हैं एक तरह से उनके अष्टप्रधान, 8 मंत्री उन्होंने चुने थे, ओके, जो कि डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल थे शिवाजी महाराज के से उनका कांटेक्ट था कि जो भी अगर लगेगा कि अगर कहीं भी कोई इशू है या प्रॉब्लम है या कोई भी एक तरह से उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो सीधा महाराज को देंगे। तो यहाँ पे अष्टप्रधान एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है कि कुछ जो मराठा या हम कहें कि उनके बाद जो आए थे लाइक पेशवा, होलकर, सिंधिया, ठीक है, गायकवाड़, वो किस राज्य से बिलोंग करते थे या उन्होंने कहाँ पे इनहेरिट किया। तो इसके साथ ही और इसके बाद हम पढ़ते हैं जो सरदेश मुखी और चौथ के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी एक टैक्सेशन सिस्टम था एक तरह से, उनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटर का पहले पढ़ते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर उनका बहुत ही शानदार था। उन्होंने एक तरह से डिवाइड कर रखा था एंड इसमें जो सबसे मेन था वो था कि अष्टप्रधान, उन्होंने 8 मुख्यमंत्री चुने थे। उन्हें याद रखना अब एक थोड़ा चैलेंज हो जाता है क्योंकि वो याद नहीं रहता है, ओके। तो देखते हैं, थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि याद रख पाएँ। तो यहाँ पे हम जो मेन पढ़ते हैं 8 मंत्री के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पेशवा, एक तरह से मुख्य प्रधान जो होता था उसे पेशवा माना जाता था, ओके। वो एक तरह से जनरल एडमिनिस्ट्रेटर होता था, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता था उसे संभालता था एंड बाद में उसे एक तरह से प्राइम मिनिस्टर माना जाने लगा था। इसके बाद में आपको एक छोटी सी ट्रिक जस्ट जो हम अगर याद रख पाए तो वो मैं आपको बताऊंगी कि वो एक ट्रिक है, उसके ज़रिए अगर आप इसे याद रख पाए नाम को तो बेटर होगा, क्योंकि इन्हें याद रख पाना एक तरह से मैचिंग आती है, मैच दी फॉलोइंग आती है तो उस टाइम, ताकि हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पे पेशवा मुख्य प्रधान माना जाता था, एक तरह से जनरल एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता था, ओके। बाद में प्राइम मिनिस्टर का एक दर्जा दिया जाता था। जनरल एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। इसके साथ ही फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट था वो भी संभाला जाता था। कौन संभालता था? पेशवा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशवा के बाद जो अगली टर्म आती है मजूमदार, ओके। मजूमदार को माना कहा जाता था अमात्या, ओके। तो ये जो थे ये मेन थे रेवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर, ओके। रेवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर, ओके। नेक्स्ट उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं वक्नविस, ओके। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वक्नविस, वो कौन थे? उन्हें मंत्री कहा जाता था। वो क्या संभालते थे? वो जो मेन थे वो होम मिनिस्टर का दर्जा उन्हें दिया जाता था, एक तरह से गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, ओके। वक्नविस मंत्री, होम मिनिस्टर उन्हें माना जाता था। उसके बाद आता है दाबिर, ओके। दाबिर को क्या कहा जाता था? दाबिर को एक तरह से
सामंत के नाम से जाना जाता था, और वो जो मेन संभालता था वो था फॉरेन मिनिस्ट्री, एक तरह से फॉरेन मिनिस्टर के नाम से जाना जाता था, यानी जो बाहर का, विदेश का, या हम कहें कि बाहर से जो भी लेना देना होगा, इवन राज्य का भी, राज्य के बाहर से भी जो भी कॉन्टैक्ट होगा वो ये मिनिस्टर संभालेंगे। तो दाबिर सामंत को कहा जाता था, फॉरेन मिनिस्टर को कहा जाता था। उसके बाद जो अगला आता है वो आता है पंडित राव। नेक्स्ट आता है सरनविस। ये हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन एज ए ट्रिक आप इसे ऐसे ही करेंगे तो बेटर रहेगा। सरनविस, तो सरनविस को कहा जाता था सचिव, सचिव जिसे आप एक तरह से सेक्रेटरी भी कहते हैं। ओके, तो इसमें जो मेन थे ये रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस को संभालते थे, यानी कि जो पॉलिटिकल अफेयर होते थे। सरनविस सचिव को कहा जाता था, रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस को संभालते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट है पंडित राव। पंडित राव, उन्हें सदर कहा जाता था। ये नाम थोड़े इंपॉर्टेंट से हैं, सदर। ओके, ये सचिव, सदर, सामंत, इन्हें थोड़ा, इनकी जो मैचिंग आती है उन्हें मैच करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो वो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो पंडित राव सदर कहा जाता था, एंड वो मेन संभालते थे एक तरह से रिलीजियस अफेयर को, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रिलीजियस अफेयर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक तरह से सर ए नौबत। सर ए नौबत, यस, सर ए नौबत जिसे सेनापति, सर ए नौबत से याद रखना कि उन्हें सेनापति कहा जाता था। सर ए नौबत, सेनापति, सर से याद रखना सेनापति। ओके, तो सेनापति नाम से पता चल रहा है कि एक तरह से वो पॉलिटिकल, मिलिट्री कमांडर होंगे, एंड लेकिन एक ऑनरी उन्हें माना जाता था, एक ऑनर दिया जाता था। लेकिन हमें पता है कि मेन जो मिलिट्री संभालते थे, वो जो मेन रूलर हुआ करते थे वही संभालते थे, वो एक तरह से उनकी जो भी देख रेख थी वो संभालते। तो एक तरह से मिलिट्री कमांडर को सर ए नौबत या सेनापति कहा जाता था, मिलिट्री कमांडर। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आता है न्यायाधीश, जस्टिस। ओके, यहाँ पे आई थिंक, आई होप कि आपको दिख जाए, न्यायाधीश, जस्टिस। ठीक है, तो वो जस्टिस एक तरह से संभालते थे, न्याय को संभालते थे, और उन्हें न्यायाधीश कहा जाता था। तो अब इसे याद रखने के लिए फर्स्ट है पेशवा, उसके बाद मजूमदार, वक्नविस, दाबिर, सरनविस, पंडित राव, सर ए नौबत एंड न्यायाधीश। इसे याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है कि आपको याद रहे, लाइक कि आप इसे लिख सकते हैं कि पीएम, ओके, पीएम ने वक्नविस एंड दाबिर से मिलकर अपना सरनेम पंडित राव से या पंडित से न्यायाधीश रख लिया। ओके, पीएम ने वक्नविस या वक एंड दाबिर से मिलकर, पीएम ने वक एंड दाबिर से मिलकर सरनेम पंडित से न्यायाधीश रख लिया। पंडित, ओके, पी पेशवा, एम मजूमदार, मिनिस्टर यानी। नेक्स्ट वक्नविस, वक से वक्नविस याद रखना, दाबिर से दाबिरी, एंड सरनविस यानी सरनेम। अगला याद रखना पंडित, पंडित के बाद जो मेन है यानी सर ए नौबत। सर ए नौबत का मतलब है कि जो सेनापति था, यानी सरनेम से, एक तरह से जो हमने बोला है कि पंडित से आप याद रखना सर ए नौबत, एंड न्यायाधीश, जो न्यायाधीश उन्होंने रख लिया। अच्छा, उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो ये है कि आपको पेशवा, एक प्राइम से याद रखना कि मुख्य प्रधान, मजूम से याद रखना, मिनिस्टर से आप याद रख सकते हैं कि रेवेन्यू एंड फाइनेंस या अमात्य, ओके, इसे ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। मंत्री, वक नविस, मंत्री कहा जाता था, जो कि होम मिनिस्ट्री संभालते थे। अभी हमारे जो होम मिनिस्टर, आप उनके नाम से इन्हें याद रख सकते हैं चाहो तो। ओके, दाबिर एक तरह से फॉरेन मिनिस्टर से को मान सकते हैं, जिन्हें सामंत, ओके, कहा जाता था। सामंत यानी फॉरेन मिनिस्टर,
सर नवीस सचिव रॉयल कॉरेस्पॉन्ड यानी जो पॉलिटिकल अफेयर थे वो संभालते थे। पंडित राव सदर कहा जाता था, रिलीजियस अफेयर संभालते थे। उसके बाद सरे नौबत सेनापति होते थे, मिलिट्री कमांडर होते थे। एंड देन आता है न्यायाधीश यानी जो जस्टिस और न्याय को संभालते थे। ओके, आई होप कि आपको एटलीस्ट कुछ पार्ट भी इसका याद रहेगा, तो इससे आपको मैच करने में काफ़ी ईजी रहेगा। ओके, प्लीज़ इसे रिवाइज़ कीजिएगा, इसे लिखने की कोशिश कीजिएगा। देन नेक्स्ट पार्ट जो हम करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर का, वो करते हैं लाइक कि एक रीज़न था कि डिक्लाइन होने का मराठा एम्पायर की एक उनकी डेथ के बाद, शिवाजी महाराज की डेथ के बाद उतने स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं आए थे, तो एक तरह से एम्पायर गिरना शुरू हो गया था। उसके कुछ और भी रीज़न थे कि एक तरह से इनमें यूनिटी नहीं रही थी जो मराठा थे। एंड जो नाम मैं लेने वाली हूँ वो एक तरह से लाइक होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, उनमें एक यूनिटी जो है वो नहीं रही थी, उसकी वजह से भी मराठा एम्पायर का गिरना माना जाता है। ओके, तो सिंधिया, तो कुछ नाम आते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे उन्होंने रूलिंग की है। ओके, सिंधिया ग्वालियर, जो जहाँ पे उन्होंने एक तरह से रूलिंग की है, उनका रूलिंग एरिया था वो था ग्वालियर। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं होलकर। जो होलकर थे वो थे इंदौर में। ओके, पवार वो थे धार में। नेक्स्ट हम बात करते हैं गायकवाड़, बड़ौदा। ओके, उसके बाद जो दो इम्पोर्टेंट नाम आते हैं वो एक तरह से भोसले एंड पेशवा। भोसले एंड पेशवा, भोसले नागपुर एंड पेशवा इंदौर। ओके, इसके बाद कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं आया, लाइक पेशवा वगैरह ही आए थे, उनके सन आए थे जैसे शिवाजी महाराज के, और उसके बाद जो थे पेशवा वगैरह ही थे। और जो एक हम बाद में जो हम पढ़ते हैं, एक बैटल ऑफ पानीपत के बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा, आपको पता है 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। 1556 में मैंने आपको बताया था 26-56, ये आप याद रखना। ओके, तो सेकंड बैटल हुआ था 56 में, 1556। ओके, 1526 के बाद 1556 में। नेक्स्ट उसके बाद मैंने आपको बताया था नेक्स्ट हमने खैर दूसरा हल्दी घाटी का पढ़ा था, एक क्रोनोलॉजी 76 की जो मैं बात कर रही हूँ। अब जो थर्ड पानीपत का युद्ध है वो कब हुआ था, वो 1761 में हुआ था। तो इसको याद कैसे रख सकते हैं आप, बीच के 76 से याद रख सकते हैं। ओके, 26-56 के बाद 76 आप याद रख सकते हैं। (1761) 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली एंड जो सदाशिव राव के बीच में हुआ था एक तरह से। ओके, इन दोनों के बीच में हुआ था एंड जो बुरी तरह से मराठा जो थे वो हार गए थे। ओके, नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं एक तरह से थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था। ये अहमद शाह अब्दाली एंड मराठाओं के बीच हुआ था। ओके, 1761 में हुआ था। ये 76 से आप याद रखना। 26 से आप याद रख सकते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 56 से सेकंड, एंड ये पूरा अगर याद नहीं रहे तो बीच के 76 को याद रखना। 1-1 आप लगा लेना। 76 में हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मराठा में, और इसके बाद से ही मराठा एक तरह से बिल्कुल एंड हो गया था इस युद्ध के बाद से। एंड कुछ और टर्म जो हम पढ़ते हैं मराठा में वो आता है रेवेन्यू सिस्टम। ओके, अच्छा एक और चीज़ है काठी। काठी वर्ड यूज़ हुआ है। काठी एक तरह से मेज़रमेंट यानी लैंड को मेज़र करने के लिए एक जो यूज़ की जाती थी उसे काठी कहा जाता था। ओके, उसके अलावा हम बात करते हैं कि जो चौथ और सरदेशमुखी क्या था। इनका एक डिफरेंस
समझना बहुत ही ज़रूरी है। हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं इनके डिफरेंस में। सी लैंड रेवेन्यू, आप कहोगे कि लैंड रेवेन्यू तो था ही, फिर इनकी क्या ज़रूरत थी? ओके, सी हर किसी को अपनी इनकम की ज़रूरत पड़ती है, तो मराठाओं को भी थी। और एक रेवेन्यू सिस्टम जो होता है वो उनकी मेन इनकम होती है, चाहे वो कोई भी रूलर रहा हो। तो वैसे ही मराठाओं का जो था वो मेन था चौथ एंड सरदेशमुखी। ऐसे तो वो लैंड रेवेन्यू भूमि कर लिया करते थे, 33% भी लिया करते थे। एंड एक और उनका अलग सिस्टम था, तो लैंड रेवेन्यू तो था ही, लेकिन इसके अलावा उन्होंने 2 सिस्टम चलाए थे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि चौथ एंड सरदेशमुखी जो टैक्सेशन सिस्टम था, या हम कहें लैंड रेवेन्यू या भूमि कर सिस्टम था, वो किसने चलाया था? तो वो मराठा के टाइम पे चला था। एक तरह से शिवाजी महाराज ने ही चला, मतलब स्टार्टिंग उन्होंने नहीं की थी, लेकिन उन्होंने भी ये शुरू कर दिया था। ओके, चौथ एंड सरदेशमुखी क्या था? सी चौथ से आपको पता चल रहा है कि ये 1/4 पार्ट था, 1/4। ओके, 1/4 किसका पार्ट था वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। 1/4 उस लैंड का रेवेन्यू देना पड़ेगा, वो लैंड देनी पड़ेगी जो कि जिसे रेड नहीं करना है। यानी मराठा जिस ज़मीन पर, जिस लैंड पे इनहेरिट, आई मीन टू से कि रेड नहीं करेंगे या उसे कॉन्कर करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर चाहते हैं वहाँ के रूलर लाइक मैसूर हो गए या निज़ाम वगैरह हो गए, अगर वो चाहते हैं कि वहाँ पे मराठा अटैक ना करे, रेड ना करे, अगर बचाना चाहते हैं, तो उन्हें 1/4 चौथ यानी कि देना पड़ेगा मराठाओं को। ओके, तो 1/4 लैंड, 1/4 पार्ट होगा एक तरह से ये किसका? लैंड रेवेन्यू। वन फोर्थ पार्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू which is not subjected to raid, which is not subjected to raid. रेड बाय मराठा, यानी कि जिसके ऊपर रेड नहीं की जाएगी, जिसके ऊपर एक तरह से अटैक नहीं किया जाएगा, तो वो जो पार्ट होगा उसका 1/4 देना पड़ेगा उस लैंड का, एंड वो मराठाओं को देना पड़ेगा, उसे चौथ कहा गया है। अब आता है सरदेशमुखी। सी सरदेश, दाश, दाश से याद रखना 10%। ओके, 10%। यानी कि इसमें क्या था कि ये देश है, नहीं दाश भी याद रख सकते हैं आप इसे, दाश मतलब 10%। ये 10% देना पड़ेगा लैंड रेवेन्यू का, लेकिन कौन से पार्ट का देना पड़ेगा? अब जो इनहेरिटेड है, यानी कि मराठाओं की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, लेकिन वो अब मुग़ल एम्पायर के कब्ज़े में थी, यानी मुग़ल एम्पायर के कब्ज़े में जो उनकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी उसका 10% उन्हें देना पड़ेगा। तो ये था सरदेशमुखी। तो ये किसका देना था? इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। एक इनहेरिटेड लैंड थी, लेकिन वो किसके कब्जे में थी? मुग़ल के कब्जे में थी। ओके, तो उसका 10% उन्हें देना पड़ेगा। तो चौथ में 1/4% हो गया और यहाँ पे हो गया 10%। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो मेन जो हमारी हम अब तक हमने जो पढ़ी है वो यही थी। मराठा के बारे में जो क्वेश्चन है, वो जो लास्ट की मैंने एडमिनिस्ट्रेटर का जो पार्ट करवाया, टैक्सेशन सिस्टम का जो करवाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अष्टप्रधान एंड लाइक जो सिंधिया होलकर या जो ये पेशवा थे, ये कहाँ कहाँ पे रूल कर रहे थे। इसके अलावा सरदेशमुखी एंड चौथ, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है जो एंग्लो वॉर, मराठा एंग्लो वॉर आते हैं। ओके, तो वो एक तरह से मॉडर्न का पार्ट है, क्योंकि उसमें कुछ ब्रिटिश थे, उनके नाम हैं, तो वो थोड़ा हम ब्रिटिश स्टार्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद कवर करेंगे, या स्टार्टिंग में ही कवर करके फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारी एक तरह से यहाँ पे मॉडर्न ही स्टार्ट हो चुकी थी, तो अब हमारी जो नेक्स्ट पार्ट होगा, वो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो मॉडर्न हिस्ट्री की आएगी। ओके, एक तरह से यूरोपियंस की एंट्री के बारे में हम पढ़ेंगे कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया। ओके, सबसे पहले किसने शुरुआत की, किसने ट्रेडिंग की, कौन कहाँ पर आया,
आया तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी उसी के ऊपर होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइए, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट। एंड हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, FB पेज ज्वाइन कीजिए। ओके, सो प्लीज़ ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।